और वही हमारे साथ अनुराग त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार, मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस मामले को लेकर उनसे ही हम रूबरू होंगे और ये जानेंगे कि किस तरीके से इतने बड़े स्तर पर अगर कोई नेता चला जाता है तो पूरे महाराष्ट्र में क्या हलचल मची हुई है, कैसे लोगों के बीच वो तस्वीरें देखने को मिल रही है। अनुराग जी, जिस तरीके से हम लगातार अजित पवार को लेकर बात करते नजर आ रहे हैं, महाराष्ट्र की सियासत में एक उभरता चेहरा भी कह सकते हैं और जनता के बीच उन्होंने जो पकड़ रखी वो बना पाना काफी मुश्किल, लेकिन आज ये हादसा सबको झकझोर कर रख दे रहा है। प्रगति जी, 91 में जिस समय अचानक शरद पवार ने तय किया कि अपने भतीजे को वो लोकसभा लड़ाएंगे अपनी जगह, तब से मैं अजित पवार जी को नजदीक से देख रहा हूं। बीच में तो पिछले चुनाव से पहले कुछ सलाह भी उनको देने का मौका मुझे प्राप्त हुआ, प्रोफेशनल सलाह जिसको कहते हैं। तो एक तरह का ये डिफाइनिंग मोमेंट है महाराष्ट्र की राजनीति में। एक तरह का ये एक हादसा नहीं है, ये एक हादसा के चले जाना। आपने कई नाम गिनाए, तो उसमें संजय गांधी वाला जो नाम था, जैसे उससे डिफाइन किया था मोमेंट को, वैसा ही डिफाइनिंग मोमेंट है। और संजय गांधी से ये भी मिलता जुलता है कि उसी तरह की तूफानी राजनीति करते थे अजित पवार। वो सुबह 6 बजे से उपलब्ध हो जाते थे नहा धो करके, और उनके अपॉइंटमेंट शुरू हो जाते थे। रात तक वो दिन भर लोगों से मिलते थे, हजारों लोगों से दिन भर मिलना, यस नो इस तरह की बात वो करते थे। कई बार लोगों को रूखापन उनकी बातों में लगता था, लेकिन वो झूठ बोलते ही नहीं थे। वो एकदम सत्य बोलते थे। जो नहीं होना उसको ना कर देते थे, और जो करना है उसको तुरंत कर भी देते थे। उनका एक तरह का एक ऑरा था, अलग तरह का। तो पार्टी में वो बहुत लोकप्रिय हो गए थे। सोचिए, शरद पवार की बनाई पार्टी पूरी की पूरी, उनकी खड़ी हुई पर्सनल, उनकी जो बरसों तक उनकी राजनीति जो उनका जो उनकी संपत्ति थी, वो पूरी की पूरी शरद पवार के साथ चली जाए, छोड़ करके उनके नजदीकी से नजदीकी लोग अजित पवार को पसंद करें। तो किस तरह का व्यक्तित्व अजित पवार का रहा होगा, इसका एक तरह का आप इसको बात को कह सकते हैं कि अजित पवार एक तरह का मैग्नेट थे, जो लोगों को अपने तरफ खींच लेते थे। वो जो दुख है, वो जो आज के दिन महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार परिवार पे कितना दुख आन पड़ा है। दोनों पार्टियां इकट्ठी होने जा रही थी। अभी कुछ दिन पहले महानगर पालिका के चुनाव हुए, उस पार्टी में अजित पवार बीजेपी को छोड़ करके अपने चाचा की पार्टी के साथ पिंपरी चिंचवड़ जो और पुणे दोनों लगे सिटीज हैं आपस में, दोनों जगह चुनाव लड़ा। बहुत अच्छा नहीं किया, सत्ता भी नहीं पा सके, बीजेपी ले गई दोनों जगहों पर, लेकिन फिर भी एक लड़ाई हुई और दोनों परिवार इकट्ठे आए, दोनों परिवार एक मंच पे आए, दोनों के नेता एक साथ फिर से आए। दोनों पार्टियों का एमेलगेशन भले टेक्निकली ना हुआ हो, लेकिन जमीन पर हमने 2 तस्वीरें देखी। अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करें तो वो तकरार हमें नजर आई दोनों चाचा भतीजे के बीच में, और वो तकरार काफी चर्चा का विषय भी रही। लेकिन अभी जब आपने भी जिक्र किया बीएमसी चुनाव को लेकर, तो एक और तस्वीर उजागर हुई जब वो प्रेम भी छलका। हालांकि वो जो दरार थोड़े दिन के लिए पड़ी थी, वो भी अब बहुत ही पास आने के करीब पहुंच चुकी थी, और कहा जा रहा था कि एक समय आएगा जब दोनों एक राजनीतिक तौर पर एक हो जाएंगे, और वो तस्वीरें भी अब उजागर होने लगी थी धीरे धीरे। लेकिन उसी बीच ये बड़ा हादसा हो जाना काफी ज्यादा दुखद है। ये स्थिति। आप महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में सोचिए, उन लोगों के बारे में सोचिए जो अपना पूरा करियर दांव पे लगा के अजित पवार के साथ चले आए थे। बड़े बड़े मजबूत नेता हैं उसमें जो चले आए हैं, इतने जिले के दिग्गज हैं, जहां आज उनके सामने एक पॉलिटिकल प्रश्न खड़ा है। शरद पवार जी की स्थिति ठीक नहीं है और अजित पवार संसार से चले गए। उनके सामने जो राजनीतिक प्रश्न, यक्ष प्रश्न आज खड़ा, व्यक्तिगत दुख तो उनको होगा ही, वो एक हिस्सा है, पार्ट है। लेकिन पॉलिटिकली भी आज उनके सामने जिस तरह का प्रश्न खड़ा होगा कि आगे क्या होगा महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी भी सोच रही होगी, नए सिरे से उसको सारे समीकरण करने पड़ेंगे। क्योंकि शिंदे को संभालने के लिए उनको कई बार, शिंदे जी बड़े चीजें खींचने के लिए कई बार बड़े दृढ़ हो जाते हैं, तो उन्होंने एक तरह का पोल ले आया अजित पवार को, जबकि जरूरत नहीं थी उनको, संख्या बल उनके पास था पर्याप्त, लेकिन एक बैलेंसिंग फोर्स ले आए थे। अब वो बैलेंसिंग फोर्स गायब हुआ है। वो टूट करके पार्टी किस तरह बिखरेगी और कहां कहां कितने हिस्से होंगे, कहां कहां जाएंगे, ये बीजेपी के सामने भी उनके जो पॉलिटिकल मास्टरमाइंड है, मेरे ख्याल से काम पे भी लग गए होंगे इसके लिए कि कैसे इस स्थिति से निपटा जाए। अजित पवार बड़े फिटनेस फ्रीक थे, तो बहुत ही फिट थे, तो दिमागी तौर पर और शारीरिक तौर पर उनको उम्र तो बिल्कुल उन पर दिखाई नहीं पड़ती थी। तो वो उस तरह का अचानक उनका चला जाना, अचानक इस तरह क्रैश हो जाना,
वो उनके परिवार में भी कोई ज्यादा स्थिति नहीं है कि कोई ज्यादा, सुनेत्रा जी इस समय राज्यसभा के सदस्य हैं, लेकिन और दिल्ली से अभी लौट रही हैं, पर वो सुनेत्रा जी भी एक लोकसभा चुनाव हार चुकी हैं। उनका बेटा पार्थ पवार वो भी एक लोकसभा चुनाव हार चुका है। तो वो भी स्थिति ऐसी, परिवार में भी ऐसी स्थिति दिखाई नहीं दे रही है तुरंत, जो परिवार कहते हैं, 2 बेटे हैं उनके, लेकिन वहां भी स्थिति नजर नहीं आ रही कि वहां भी कोई स्थिति। तो पारिवारिक तौर पर, पार्टी के तौर पर, महाराष्ट्र की राजनीति पे है ना, और समग्र एनसीपी और पॉलिटिकल स्केप जिसको कहते हैं, उस पर एक तरह का एक ऐसा स्थिति आन पड़ी है कि कल क्या होगा, कल क्षण क्या होगा, इसके बारे में कुछ बता पाना या सोच पाना तक एक कठिन काम हो गया है आज की स्थिति में। मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसी स्थिति महाराष्ट्र पर आन पड़ी है। मतलब एक तरीके से हम अगर पर, देखें तो पर जी, महाराष्ट्र की राजनीति में वो रिक्तता अब उभरेगी, क्योंकि आपने भी जिक्र किया जो पॉलिटिकल एनालिटिक होंगे वो अब शुरू हो चुके होंगे। भारतीय जनता पार्टी की अगर हम उस गठबंधन की भी बात करें तो उसमें भी अब वो रिक्तता नजर आएगी, हमें वो खालीपन नजर आएगा जिसे भरने की अब कोशिश की जाएगी। लेकिन इमोशनली तौर पर भी प्रधानमंत्री मोदी भी ट्वीट करते नजर आए, एकनाथ शिंदे का भी बयान हमने दर्शकों को सुनाया। सभी इस वक्त शोकाकुल परिवार को लेकर संवेदनाएं व्यक्त करते नजर आ रहे हैं। काफी दुखद माहौल है और उनके भतीजे की भी तस्वीरें हमने देखी, उनका भी रो रो कर इस वक्त बुरा हाल हुआ पड़ा है। मोदी जी के एक पर्सनल इक्वेशन थे, जैसे शरद पवार जी के साथ थे, अजित पवार के साथ थे। मोदी जी जितनी सभाएं महाराष्ट्र में अटेंड करते थे उसमें अजित पवार का नाम उल्लेख ना हो ऐसी एक भी सभा नहीं हुई। मतलब वोट हो या ना हो, अजित पवार के बारे में उनके कंधे पे हाथ रख के 2 मिनट देना, वो तस्वीर भी हमेशा साथ में रहती थी। और उसके बारे में पूछना, लगता था कि मोदी जी पर्सनली अजित पवार को, मोदी जी पहले भी बारामती जा चुके हैं, जब शरद पवार से उनके संबंध बहुत अच्छे रहे हैं, तो अजित पवार ही उनको बारामती का पूरा नजारा दिखाने की जिम्मेदारी उनको, एक तरह का पूरी तरह से आप समझिए कि पुणे जिला और सातारा जिला सूखा पड़ा हुआ है, बीच में एक ओएसिस जैसा बारामती तैयार हुआ है। एक स्वर्ग की तरह बारामती का निर्माण किया है, पहले उनके चाचा ने और फिर अजित पवार ने। वो जो आज बारामती की भी जो स्थिति है वो भी एक अजीब गरीब स्थिति में, पूरे बारामती कर, यानी उन्होंने बारामती कर ने लोकसभा में चाचा का साथ दिया और उनकी बिटिया को चुनाव लड़वाया, जितवाया, और कुछ ही महीने बाद विधानसभा के चुनाव में पूरी तरह अजित पवार के साथ नजर आई। तो वो जो दोनों का जो बारामती करीबी समझ है, जो आम पॉलिटिकल समझ है, तो वो राजनीतिक जो जिस तरह का एक तरह का बहुत बड़ा रिक्तता आ गई है महाराष्ट्र की राजनीति में अजित पवार के जाने से। और वो एक प्रशासनिक निर्णय लेने वाला आदमी, फाइनेंस डिपार्टमेंट की पूरी उन्होंने ऐसे नब संभाल रखी थी। इतनी बड़ी योजना बनी, जब बहनों को पैसा दिया गया, 3-3 हजार रुपए सब बहनों को दिया गया, महीने के तय हुआ, पूरी की पूरी महाराष्ट्र की तिजोरी पर एक तरह का संकट आन पड़ा था। अजित पवार दृढ़ता से, उन्होंने बिना कोई व्यापक, जो कटौतियां तो करीब करनी पड़ी होंगी, लेकिन ये कटौतियां पॉइंट आउट नहीं कर की जा पा रही हैं। कैसे उन्होंने बड़े सलीके से जो काम लिया है, उनका जो प्रशासनिक अनुभव है, वो प्रशासन पर इतनी गहरी पकड़ रखने वाला, अजित पवार जी को कोई अधिकारी मना नहीं कर सकता था, क्योंकि वो इस तरह का दबदबा, इस तरह का रुतबा, वो रुतबा केवल वो बड़े परिवार से इसलिए नहीं था, उनको बड़ी गहरी समझ थी और वो फाइलों को पढ़ते थे, ध्यान देते थे, सुनते थे बहुत ध्यान से, और उसके बाद जब वो यस या नो उनकी तरफ हो जाता था तो वही निर्णय होता था, वही चीज हो करके रहती थी। महाराष्ट्र तो राजनीतिक वो जो कौशल था, जो मेरे ख्याल से दशकों लगा है जिसको तैयार करने में, वो दशक का कौशल भी अचानक उनके साथ चला गया। एक व्यक्तित्व आमतौर पर जब आप उनसे मिलें और दूर से देखें तो आदमी बड़ा रूखा सा लगता था, मतलब, लेकिन मुस्कुरा लेने वाला, चीजों को जोक करने वाला, है ना, चीजों को उस तरह से लेने वाला। नजदीक जाने पे वो जो नारियल वाला हिसाब होता है ना, अंदर से बड़ा कोमल और समझदार, और दुख दर्द, गरीबों का दुख दर्द समझने वाला। हर आदमी जो उनसे जाता था मिलने, उनसे मिल लेता था। देश की राजनीति में इतने उच्च पद पर बैठे वाला ऐसे कितने आदमी आजकल रह गए हैं। हर व्यक्ति जो मिलना चाहता था अजित पवार से, दिन में वो उनसे मिल ही लेता था। ये जो स्थिति थी, वो उस तरह के लोग ही कम देश की राजनीति में, जनता की राजनीति करने वाला व्यक्ति हमारे बीच से बिल्कुल अचानक इस तरह से एक प्लेन क्रैश में अचानक चला जाए, तो ये बड़ा अजीब, और हम सब गुजर रहे हैं इस चीज से। जिस तरीके से ये बीएमसी चुनाव हुआ, आप क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत को बहुत करीब से देखते हैं,
तो ये बीएमसी चुनाव जो था वो जो अलग हो चुके थे जो परिवार, उन्हें भी एक कर चुका था। अगर हम उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे की बात करें तो वो भी एक होते नजर आए, अगर हम पवार परिवार की बात करें तो वो भी एक होते नजर आए। तो उसे किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि अब तो अजित पवार भी नहीं रहे और वो शोक भी इस वक्त काफी ज्यादा गहरा हो चुका है। 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव हुए, उसके पहले नगर पालिका के चुनाव हुए कुछ ही महीने पहले, उसमें अजित पवार बीजेपी के साथ थे नगर पालिका चुनाव जी। और 2-3 महीने बाद महानगर पालिका 29 जब हुई तो वो अलग हो गए और उन्होंने पूरी तरह अलग चुनाव लड़ा। उनका जो स्टेक था वो पुणे जिले में था, तो पुणे महानगर पालिका और पिंपरी महानगर पालिका, पिंपरी चिंचवड़ की महानगर, ये दोनों ट्विन सिटीज हैं एक तरह से। उस ट्विन सिटीज पे अजित पवार की गहरी पकड़ थी, उन्हीं का महापौर वहां बैठा करता था। वो अलग लड़े, अपने चाचा के सब साथियों को साथ लेकर के अलग लड़े, वो सफल नहीं हो पाए। बीजेपी अपने एक मुश्त सत्ता दोनों जगह ले आई। पुणे में उनके पहले से थी, पिंपरी चिंचवड़ भी वो ले गए अपने साथ में, उनकी सत्ता आ गई। मुंबई में भी अजित पवार अलग से लड़े, जहां अस्तित्व एनसीपी का बहुत बड़ा कभी रहा नहीं है, वहां भी वो स्टैंड किए हैं, है ना। वो कुछ सीटें वहां भी उन्होंने अपना अस्तित्व बरकरार रखा, बीजेपी से अलग अपना अस्तित्व बरकरार रखा। शिंदे साहब की भी स्थिति बहुत कमजोर हुई, उनके साथ जो 55 शिवसेना के जो नगर सेवक चले गए थे ज्यादातर धराशायी हो गए, और वो जो बीजेपी की बदौलत कुछ सीटें उनकी नजर आ रही हैं, दिखाई दे रही हैं। तो ऐसे स्थिति में अजित पवार लड़ करके अपनी स्टैंडिंग कायम रखने वाला नेता उस तौर पर भी एनसीपी की स्थिति आज की डेट में दिखाई दे रही थी। और वो एकमात्र अब इस समय जो धुरी पे घूम रही थी, जैसे एनसीपी की राजनीति कभी उनको चैलेंजेस हमेशा रहे हैं, जैसे शुरुआत से उनकी एक तरह की लड़ाई छगन भुजबल के साथ हुई है। 99 में जब पहली बार सरकार बनी तो दोनों के बीच विधायकों की वोटिंग हुई जी। उस वोटिंग में कुछ मामूली वोटों से छगन भुजबल आगे रहे और दोनों के बीच कंपटीशन चलता रहा जबरदस्त, मतलब दुश्मनी की हद तक। शरद पवार ही दोनों को संभालते थे। लेकिन जब अजित पवार इस बार अलग हुए 2 साल पहले शरद पवार को छोड़ करके, तो छगन भुजबल ने शरद पवार की बजाय अजित पवार के साथ रहना पसंद किया। छगन भुजबल आज उनकी पार्टी में, छगन भुजबल की तरह एक नहीं अनेकों नेता जिले के आज शरद पवार की बजाय उनके भतीजे की पार्टी में, उनको नजर आ रहा था, भविष्य दिखाई दे रहा था कि भविष्य हमारा यहीं रह पाएगा, हमारा भविष्य शरद पवार के साथ नहीं है। बरसों से जिनको ऐसी मूर्तियां जिनको शरद पवार ने गढ़ के तैयार किया है, वो आज अजित पवार के साथ थी। तो वो सारे लोगों के लिए आप समझिए कि महाराष्ट्र की राजनीति में कैसी स्थिति पड़ी है कि बीजेपी को अब अगर शिंदे को कंट्रोल करना होगा तो अजित पवार एकमात्र आदमी थे जो शिंदे को पूरी तरह कंट्रोल कर ले जाते थे, पॉलिटिकली भी और कई बार बोलने में भी, वो मंच पे भी बोलने में, रोकने में सक्षम नजर आते थे। ये फडणवीस को कभी कुछ बोलना नहीं पड़ता था, करना नहीं पड़ता था। तो मंत्रिमंडल की बैठक में भी अजित पवार का ना होना, अजित पवार ऐसे डोमिनेंट फोर्स हुआ करते थे मंत्रिमंडल में। एनसीपी के पिछले दुर्भाग्य देखिए कि एनसीपी का पिछला जो मंत्रिमंडल था उसमें अजित पवार शिवसेना के सारे चीजों को इस तरह खारिज कर दिया करते थे। इस जो उद्धव ठाकरे की पार्टी के टूटने का कारण ही एक तरह से अजित पवार थे कि उनकी योजनाएं नहीं बन रही थी, उनको लग रहा था हमारा कुछ हो ही नहीं रहा। अजित पवार को की वजह से वो पार्टी छोड़ करके आए और फिर देखिए कुछ बरस बाद अजित पवार फिर उप मुख्यमंत्री बन के, फिर फाइनेंस मिनिस्टर बन के उनके सिर पे आन पड़े। तो बड़ा अजीब ढंग की राजनीति, कभी कभी बहुत अजीब ढंग की। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है महाराष्ट्र जी, अब सबसे ये बड़ी खबर भी हम दर्शकों को बता देते हैं कि महाराष्ट्र के बारामती विमान हादसे की अब एआईबी चेकिंग करेगी और एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की टीम तलाश करेगी घटना के कारणों की कि आखिरकार क्या वजह रही, किस तरीके से यह हादसा हुआ। घटना की सही वजह को एआईबी की टीम तलाशेगी। क्या तकनीकी खराबी थी, क्या इंजन में कोई समस्या आई थी जिस वजह से यह घटना हुई, क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत में यह घटना काफी ज्यादा दुखद। डीजीसीए की टीम भी घटनास्थल का दौरा कर सकती है, यह भी सूत्रों की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बड़ी खबर हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र के बारामती विमान क्रैश को लेकर एआईबी की टीम अब इस पूरे मामले की जांच करेगी। इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो टीम तलाश करेगी घटना के कारणों की कि आखिरकार क्या वजह रही, घटना की सही वजह को तलाशेगी। क्या तकनीकी खराबी की वजह से हुई है ये घटना या इंजन में कोई समस्या आई थी। हर एंगल से इस मामले की जांच करेगी एआईबी की टीम।
अब आपको बता दें कि यह भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है इस मामले को लेकर कि डीजीसीए की टीम भी घटनास्थल का दौरा कर सकती है और जांच कर सकती है कि आखिरकार क्या वजह रही। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की टीम घटनास्थल का जल्द दौरा करेगी। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बता दें कि एएआईबी की टीम जो है वो घटना की पूरी सही वजह तलाशेगी कि क्या तकनीकी खराबी की वजह से घटना हुई है या फिर इंजन में कोई खराबी आई है। अनुराग जी, मैं आपके पास फिर से आऊंगी क्योंकि हम लगातार इस पूरे मामले को लेकर महाराष्ट्र की सियासत पर ही चर्चा कर रहे थे, पर एक सवाल इस वक्त सभी के मन में है एनसीपी को लेकर, क्योंकि अगर हम देखें तो शरद पवार की लेगेसी संभालते नजर आ रहे थे अजित पवार, लेकिन अब ये दुखद घटना और उसके बाद अब ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या सुप्रिया सक्षम होंगी इस खालीपन को भरने के लिए। मैं उस प्रश्न पे आऊं उससे पहले एक छोटी सी टिप्पणी कर दूं इसकी जांच पर, है ना। वो जांच ऐसी है कि देखिए, अब जांच तो होगी उसकी और जांच से चीजें निकलेंगी, लेकिन इस घटना में षड्यंत्र होने का जो वो रूप है, मुझे लगता है वो बरसों तक चलता रहेगा। मतलब जो भी हो, जांच में निकले या ना निकले, वो जैसे गोपीनाथ मुंडे जी की मौत हो गई थी दिल्ली के एक एक्सीडेंट में, आज तक ये लोग बोलते हैं कि उनको मार दिया गया, है ना। कुछ लोग ऐसे पक्का मानते हैं और बोलते हैं उस तरह से, वो उसमें नहीं जाते बस। तो कई बार मुझे लग रहा है ये जो घटना है ये इतनी जल्दी शांत होने वाली नहीं है और ये बना रहेगा। जैसे सुभाष बाबू की मौत के तो दशकों बाद तक ये चलता रहा, बोस कोई तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी बरसों तक चलता रहा। महाराष्ट्र की राजनीति में जब जब ये बात उठेगी, मेरे ख्याल से अगले 50 साल तक ये बात उठती रहेगी कि क्या अजित पवार को मार डाला गया, क्या ये जो इस तरह के जो उनके जो भावुकता से रिश्ते होते हैं जिस तरह के, वो बना रहेगा। मुझे लग रहा है ये प्रश्न यक्ष प्रश्न की तरह महाराष्ट्र की राजनीति में हावी रहने वाला है कुछ दशकों तक, ऐसा मुझे जो समझ में, जितनी मेरी थोड़ी समझ है वो ये कह रही है। अब मैं वो लेगेसी के बारे में आऊं और कौन आगे बढ़ेगा, कौन उसका मेंटल उठाएगा आकर के एनसीपी का, जो अजित पवार छोड़ दें। छगन भुजबल जैसा एक मजबूत नेता जो पहले 99 से लेकर के 99 में भी पहले वो अध्यक्ष बनाया उनको पार्टी ने महाराष्ट्र का, और पहले ही उनको उप मुख्यमंत्री अजित पवार के ऊपर वो अभी जीवित हैं, और 2 दिन पहले ही उनको जो है क्लीन चिट दे दी गई है पिछले कुछ भ्रष्टाचार के आरोपों से। तो वो एक तरह का लाइकली कैंडिडेट हैं, टॉप लेवल के कैंडिडेट हैं। सुप्रिया पवार से वो कहीं ज्यादा ऊपर हैं, और वो अब शरद पवार की पार्टी बहुत क्षीण और कमजोर रह गई है जी। उसमें से फिर अध्यक्ष बनाया जाएगा, ये स्थिति मुझे कम नजर आ रही। बड़े नेता एक तरफ हैं और वो फलक्रम एक तरफ से नजर आ रहा है कि उसी तरफ रहेगा कि वो अजित पवार के साथ जो लोग हैं उनमें से ही कोई चुना जाएगा। प्रफुल्ल पटेल एक टॉप रनर सीट पर हैं कि जब शरद पवार के सबसे नजदीकी साथी और पार्टी को संभालने वाले, उसका आर्थिक से लेकर राजनीतिक पक्ष तय करने वाले व्यक्ति प्रफुल्ल पटेल हैं, जो टॉप रनर मैं समझता हूं इस फील्ड के लिए अभी फिलहाल। पार्टी की अध्यक्षता के लिए, एनसीपी की पार्टी की अध्यक्षता की बात देखिए, 2 स्थितियां हैं। एक महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद के लिए, तो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद के लिए चूंकि विधायक हैं छगन भुजबल, मुझे लग रहा है कि वो एक तरह का लाइकली फेस हैं, है ना। वत्सल पाटिल हैं उनके पार्टी में जो अध्यक्ष हैं। आज सुनील तटकरे नाम के जो सज्जन हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के हैं एनसीपी के, वो भी एक तरह का लाइकली चेहरा है। कई चेहरे एक साथ हैं, ऐसा नहीं है कि एनसीपी पूरी तरह नेतृत्व विहीन हो गई है उनके जाने से, ऐसी स्थिति नहीं है। एनसीपी एक तरह का एक ऐसा गठबंधन है कि सरदार हैं अलग अलग दलों के, जो इकट्ठा होकर एनसीपी को खड़ा करते हैं। एनसीपी ऊपर से पावर पाती नहीं, वो नीचे से कई बार पावर को ऊपर पहुंचाती है। तो उस तरह से नेताओं की कोई कमी किसी भी तरह से है नहीं, रह नहीं गई है, और वो दिखाई दे रहा है। वो बड़ी रिक्तता नहीं है, उनकी जगह कौन लेगा ये रिक्तता, ये सवाल अभी नहीं है। वो शायद तुरंत हल हो जाएगा 1-2 दिन में, 48 घंटे में हल हो, लेकिन वो रिक्ति भरने वाला व्यक्ति कब तक, क्या उस तरह का रुतबा, उस तरह का दबदबा सरकार पे, प्रशासन पे, पार्टी पे, महाराष्ट्र की राजनीति पे रख पाएगा क्या आज की स्थिति में, ये प्रश्न जो है बड़ा गहरा दिखाई दे रहा है। शरद पवार जी की पुत्री जो हैं उनके लिए बार बार ये कहा जा रहा है कि जब दोनों पार्टियां इकट्ठी आएंगी तो उनके लिए केंद्र में मंत्री पद की जगह बनती है, और वो शायद बन भी जाएगी आसानी से। अभी तक महाराष्ट्र के किसी भी दल को केंद्र में मोदी जी ने शामिल नहीं किया है, छोटी छोटी पार्टियों को शामिल किया है। तो शरद पवार के पास तो एक बड़ी संख्या में एमपी भी हैं,
खड़े हुए। तो वो एक तरह का लाइकली फेज है, वो अगले मंत्रिमंडल तक हम, मैं ऐसा मेरा पर्सनल अंदाज है, झूठ गलत भी हो सकता है, क्योंकि मोदी जी की राजनीति के बारे में कोई कोई भविष्यवाणी करना आसान काम नहीं होता। तो मुझे लग रहा है महाराष्ट्र की राजनीति को स्थिरता देने के लिए वो एक तरह का एक एक अभी तक शिंदे को भी, इसकी भी पार्टी को अभी तक केंद्र में स्थान नहीं दिया गया। उनके पुत्र लगातार इंतजार कर रहे हैं कि उनको केंद्र में मंत्री पद मिले। तो वो जो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के इन दोनों शक्तियों को कहीं ना कहीं स्थिति बनेगी और वो राजनीति का एक एक खेल होगा। तो उत्तराधिकार की जो लड़ाई है बहुत बड़ी लड़ाई और वो है नहीं, क्योंकि लड़ाई लड़ने के लिए अजित पवार के जो बड़े जूते हैं, उस शूज को फिल करने का जो स्थिति है आज, उसमें कौन पैर रखेगा करके, उसके लिए समस्या आन पड़ेगी। तो वो लोग हैं, सक्षम दिखाई पड़ रहे हैं, पार्टी उनको एक्सेप्टेंस की भी बात, कोई संकट नहीं है कि ये आ जाएगा तो बड़ा एक्सेप्टेंस हो जाएगा। आज पार्टी में उस तरह का लड़ाई नहीं है। शरद पवार परिवार का भावुक अपील है एक तरह की। शरद पवार खुद ही जाकर के चीजों को संभाल सकते हैं, इस झटके को किस तरह बर्दाश्त करेंगे। उन्होंने, जिन्होंने अपने भतीजे को खुद दिन से खड़ा किया और वो विद्रोह करके दूसरे पार्टी के साथ सरकार बना लेता है, 2019 में ऐसा हुआ, 80 घंटे की सरकार उन्होंने जाकर के बनाई और फिर ले करके फिर भतीजे को लिया और फिर उसको उप मुख्यमंत्री बना दिया, 6 बार उप मुख्यमंत्री पद महाराष्ट्र का। तो वो स्थिति, वो जो चाचा है, इतना उदार व्यक्तित्व, तो वो भी, उनको भी जो झटका लगा होगा, सदमा इस समय जो लगा होगा, वो देख रहे थे अपनी पार्टी को, अपने बाद क्षीण होती पार्टी को, फिर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था कि अजित पवार नेता होंगे पार्टी के, और वो उन्होंने एक्सेप्ट, उनके लिए भी क्या सदमा बर्दाश्त करने लायक, क्या फिर वो मैदान में निकल करके फिर से क्या पार्टी की कमान संभालेंगे, क्या वो, अगर वो हो तो पार्टी मेरे ख्याल से बड़े सहर्ष चीजों को स्वीकारेगी। और उसकी स्थिति, ये स्थिति, अभी तो दुख और सदमे में सब डूबे हुए हैं। मेरे ख्याल से हम थोड़ा जल्दी इन सब में चीजों पे बात कर रहे हैं, पर राजनीतिक जो एक रिक्तता है, एक शून्यता है, उसको भरने की स्थिति और फिर सक्षमता से भरने की स्थिति, ये प्रश्न मेरे ख्याल से महाराष्ट्र की राजनीति में आज भी उपस्थित हैं। लेकिन अनुराग जी, जैसा कि हमने अभी दर्शकों को ये बिग ब्रेकिंग भी दिखाई कि इस पूरे मामले की जांच भी हो सकती है, लेकिन इस जांच को लेकर आपने जो कहा कि ये सवाल बना रहेगा कि हत्या हुई है, कार्रवाई को लेकर मौत पर भी सवाल बना रहेगा, तो क्या लगता है जब ये कार्रवाई होगी तो किस दल को इससे ज्यादा परेशानी हो सकती है? हालांकि ये सब अभी भी हाइपोथेटिकल है, लेकिन फिर भी ये भी एक सवाल काफी ज्यादा अहम हो जाता है कि कार्रवाई होगी तो क्या किसी दल को इससे तकलीफ होगी? देखिए, वो ये जो किसी, कोई इसमें बड़ा षड्यंत्र आज दिखाई नहीं दे रहा। मतलब आज की राजनीति में कौन अजित पवार को मारना चाहेगा, ठीक है ना, ये प्रश्न अगर देखा जाए, अगर एक तरह का हम बाहर निकलें, इस दुख से बाहर निकलें और इसको एक तरह का बाहर निकल के देखें, तो वैसा कोई अजित पवार का, वैसा अजित पवार जहां पहुंच चुके थे वहां पहुंच चुके थे, उनकी पार्टी इकट्ठा हो रही थी, तो वो स्थिति सब दिखाई दे रही। कोई उनको मारने की साजिश करेगा ऐसा मेरे दिमाग में तो कोई नाम नहीं आता इस तरह तुरंत ही ऐसा नाम कोई आ रहा हो। वो अपने तरह स्थिति थी। तो वो मैंने खाली कहा कि षड्यंत्र, जब कम उम्र में लोग माधवराव सिंधिया का चले जाना, आज भी लोग बोलते ही हैं उसको लेकर के, तो मैं खाली आपको एक तरह का राजनीतिक परिदृश्य बता रहा था कि मैं षड्यंत्र की ओर मैं कोई इशारा नहीं कर रहा था, वैसा मुझे लगता भी नहीं, कहीं से भी नहीं लग रहा। लेकिन ऐसे जब इस कम उम्र में इससे मजबूती, उनकी उम्र तो काफी होती, लेकिन बट बहुत फिजिकली और मेंटली फिट, मैंने कहा जैसा, तो वो उनका ऐसे लोगों का चले जाना, उसके बाद एक तरह का आवाज उठती है, वैसी आवाज उठेगी, उठनी लाजमी है, उठ सकती है, मैं कह रहा हूं इसको। तो वो उस तरह की बात मैं कह रहा हूं। मैं बिल्कुल किसी षड्यंत्र होने की बात, मैं बिल्कुल ही इस थियरी को आगे नहीं बढ़ाने की कोशिश कर रहा, लेकिन आमतौर पर बड़े नेताओं के जाने के बाद, संजय गांधी के जाने के बाद प्रश्न उठे ही थे, आज भी उठते ही हैं, है ना। तो वो सारी चीजें, वो सारी राजनीति में उस तरह की चीजें होती रहती हैं। मैंने उसी तरफ पॉइंट आउट करने की कोशिश की थी। मैं उसमें कोई बहुत ज्यादा बड़ा दुखद क्षण है। ये समस्या ये है कि हम सब जो अजित पवार को देखते थे, उनके कार्यशैली को देखते थे, उनके लिए एक तरह का सदमे जैसी स्थिति है। अब वो अजित पवार का ना होना, सुबह तक कोई, सुबह से लेकर रात तक सामान्य आदमी की सुनवाई कौन करेगा? आज वो खुद ही पार्टी में पहुंच जाते थे, पार्टी में वो, और उनका यस और नो होता था, मिनटों में वो तय कर देते थे। एक आदमी पर वो 1 मिनट से ज्यादा नहीं देते थे, 1-1.5 मिनट में वो तय, यस होगा, लावा टेलीफोन,
चला, जी। है ना। वो जो स्थिति थी उनकी, वो एक गजब का व्यक्तित्व था। वैसा व्यक्तित्व तो महाराष्ट्र की राजनीति में मैंने तो 40 वर्षों से देखा उसको, वैसा अजित पवार जैसा व्यक्तित्व, वो जो तुरंत निर्णय लेने वाला। कई बार वो ना बोलते थे बड़े झटके से, इसकी चिंता किए बिना कि सामने वाले को अच्छा लगा या बुरा लगा। अजित पवार ने कहा नहीं नहीं, नहीं हो सकता, बस अगला नेक्स्ट, वो दूसरे की तरफ मुड़ गए। तो कई बार वो संभालने की कोशिश भी नहीं करते थे कि भैया आदमी संभालूं मैं, है ना। टेक्निकल कई बार लोग झूठ बोलते हैं, देखता हूं, करूंगा, जी बिल्कुल। देखूंगा, है ना। राजनीति में तो ये एक तरह का सवाल होता है। और यही अजित आदत पवार के उनके अंदर डिक्शनरी नहीं में थी, शब्द वो तत्पर चीजें बिल्कुल बोल नहीं, देते थे, ये वो एकदम सोचते नहीं थे सच्चाई, सामने है वाले ना, को क्या बिल्कुल लग रहा है सच्चाई, क्या नहीं। बिल्कुल सच सच बोल हाँ। देना चीजों को लेकर के। वो और एक बार उन्होंने कमिटमेंट कर दी, वो ना वो डायलॉग है कि फिल्मी डायलॉग की, कमिटमेंट मैंने कर दी तो कर दी, है ना। जी। तो फिर वो जो कमिटमेंट कर दी, तो अजित पवार ने कमिटमेंट कर दी, इसलिए उनके साथ इस तत्परता से लोग जुड़ते थे। कई लोग छूट भी जाते थे, उनके जो सच बोलने की वजह से बड़े सीधे सीधे बात करने लोग बिचक बिदक जाते थे। वो तो स्थिति थी, लेकिन अजित पवार की एक शक्ति निर्माण हुई महाराष्ट्र की राजनीति में। और वो एक तरह का सोचिए, उनपे आरोप लगने की बात, उनपे बीजेपी ने आरोप लगाया, 70,000 करोड़ का घोटाले का उनको आरोप हम्म। लगाया। इन्होंने ये जो इतना बड़ा आरोप लगाया, 70,000 करोड़ का आंकड़ा कहां से आया। महाराष्ट्र में जब से महाराष्ट्र बना है, तो तब से लेकर के आज तक सिंचाई पे इतना खर्च हुआ है, जी। ये आंकड़ा है। वो पूरा आंकड़ा लगा करके, है ना, गली मोहल्ले में वो मोर्चे निकाले। फडणवीस जी खुद ही ऐसे मोर्चे में शामिल हुए कि वो बैलगाड़ी पे लेके सब निकले, है ना। लिटरली ऐसी स्थिति बनी, और आज उन्हीं की सरकार में मंत्री बना दिए गए, है ना। और वो कैसे मंत्री बने, बड़ा अजीब स्थिति थी कि मोदी जी एक सभा में भाषण देते हुए उन्होंने 70,000 करोड़ के घोटाले का जिक्र किया, जी। और उसके 48 घंटे के अंदर अजित पवार उनकी पार्टी में शामिल होकर के उप मुख्यमंत्री बन चुके थे। तो ये आप देख रहे हैं कैसी विसंगत राजनीति बिल्कुल। ये हुई है अजित पवार के मामले में। तो अजित पवार का मामला ही कुछ ऐसा चला है, वो उतार चढ़ाव और ऐसे तेजी के साथ चीजें बनती बिगड़ती रही हैं अजित पवार की जिंदगी में, कि वो एक तरह का वो उसको समझ पाना, उसको विश्लेषित कर, कई बार उसको समझ पाने विश्लेषित करने का समय भी नहीं हम लोगों के पास हुआ है पत्रकारों के तौर पे। उनकी राजनीतिक जीवन का कोई बहुत बड़ा मैं देखता हूँ लेखा जोखा तैयार नहीं हुआ है। मैंने तो कोई किताब ऐसी उन पर नहीं देखी जिस तरह की आमतौर पर राजनेताओं पे होती है। मेरे ख्याल से अजित पवार इस तरह के आदमी थे, उन्होंने मना कर दिया होगा कि भाई मुझ पर लिखने की जरूरत नहीं है ना, ठीक है, और मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा वाले शायद अंदाज में। तो बिल्कुल। अजित पवार में कुछ कुछ बहुत ही सूक्ष्म तरीके की बड़ी अच्छाइयां थी। ही वॉज ए गुड मैन, है ना। उनके बारे में कोई व्यक्तिगत तौर पर उनका पारिवारिक जीवन, सुनेत्रा जी के प्रति उनका समर्पण, परिवार के प्रति उनका समर्पण, एक पारिवारिक व्यक्ति के तौर पे भी मुझे उनको आखिरी क्षणों में उनको देखने का कुछ महीनों का अवसर मिला। वो देखा मैंने, वो राम के प्रति उनकी भक्ति, उनके घर में मंदिरों की स्थापना, उनके दफ्तरों में मंदिरों की स्थापना, वो सब पहले पत्रकार के रूप में मैं नहीं देख पाया था, लेकिन कुछ महीने तक मुझे बड़े नजदीक से देखने का अवसर मिला। फिर मैंने पाया कि मैं इनको सलाह देने की स्थिति में, मैंने छोड़ दिया वो काम 2 ही महीने में, क्योंकि मुझे लगा कि मैं इस आदमी को क्या सलाह दूंगा, है ना, बिल्कुल। और इससे उसके पैसे लूं तो मैं तो पाप की में चला जाऊंगा, है ना, इस तरह लगा मुझे। और वो उनको नजदीक से देखना, उनके उनके परिवार को नजदीक से देखना, एक विनम्रता परिवार में, समझ, अजित पवार किस तरह के व्यक्ति हैं और उनके पुत्र किस तरह के व्यक्ति हैं, दो अलग मुझे वो फर्क दिखाई पड़ा, है ना। वो जो समझ में आई, परिवार की समझ आई, गहरे पारिवारिक समझ वाले व्यक्ति और अपने परिवार को संभालने वाले व्यक्ति, दुर्भाग्य से एक परिवार के टूट का कारण बने। शरद पवार का विशाल परिवार, उसके टूट का कारण अजित पवार बने, पर अपने जो नजदीक के परिवार को किस तरह उन्होंने समेट रखा था, कितना उसका ध्यान रखते थे, वो भी मुझे देखने को, मतलब ये विसंगत है अपने आप में बात, लेकिन विसंगत बात हमको समझ आती है कि वो उनमें उनमें जो वो जो मानवीय मूल्य थे, वो कई बार वो प्रैक्टिकल नहीं होते थे। वो राजनीतिक तौर पे राजनेता वो हो नहीं सकते। मतलब राजनीति की जो झूठ लगता है, जो अविश्वास लगता है, सबको आश्वासित करके ले चलने का जो वो होता है, वो अजित पवार में कहीं से वो अनफिट भी थे एक तरह की, उस तरह की राजनीति में। आजकल भारत में जिस तरह की राजनीति खेली जाती है, उसमें लोग आश्वासन दे दिए जाते हैं जो पूरा करने का कोई साधन नहीं होता, और वो एक नारा दे दिया और नारे पर राजनीति चल जाती थी। अजित पवार की राजनीति नारों पर
उस तरह से काम नहीं करती थी। अजित पवार प्रैक्टिकल आदमी थे। सुबह 5:30 बजे वो उठ करके 6 बजे वो जनता की सेवा में हाजिर हो जाते थे। तो वो जो अनुशासन था उनके जीवन का, वो जो उनका उनका जो रूप था, जो जननायक का रूप था, जो उनके पर्सनल, और जननायक क्या, वो केवल अपने दलालों के बीच घुरे रहे। दलाल तो होते ही राजनीति में, उनके आसपास भी बहुत सारे दलाल मंडराते नजर आते थे, लेकिन उसके बावजूद आम जनता का काम करना, आम जनता के लिए समर्पित रहना, उनके लिए उन तक पहुंच जाना, अपने कार्यकर्ताओं के दुख दर्द में आ, एक तरह का एक ठंडे फाहे की तरह काम कर देना। वो अजित पवार में एक मानवीय पक्ष भी बड़ा गहरा हमको दिखाई पड़ा। वो अलग तरह का विसंगत व्यक्तित्व, सामने एकदम रूखा आदमी और पीछे बहुत कुछ कर जाने वाला आदमी। वो हर व्यक्ति में होते हैं कहीं ना कहीं विसंगतियां, वो अजित पवार में भी थी। लेकिन उनका जो रूप हमको दिखाई पड़ा है, अजित पवार मानव के तौर पर, इंसान के तौर पर एक अच्छे इंसान, मैं कहूंगा। बहुत सारे लोग इससे राजनीति में शायद सहमत नहीं होंगे। मैं भी जब तक पत्रकार था तब तक मेरे मन में भी कुछ यक्ष उनके लिए प्रश्न खड़े हुए थे, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि एक तरह का उनके पास नजदीक जाने का अवसर मिला, तो उनके परिवार को, उनके व्यक्तित्व को थोड़ा सा और समझने का मौका मिला। मुझे लगा एक बड़ा व्यक्ति जो है अजित पवार, भले भतीजे के रूप में विकसित हुए हों और वो अजित छाया में शरद पवार की बड़े हुए हों, लेकिन अजित पवार का नेतृत्व महाराष्ट्र के लिए एक विशाल नेतृत्व उठ करके खड़ा हो गया है। और वो नेतृत्व जो है वो मेरे ख्याल से महाराष्ट्र बहुत ज्यादा मिस करने वाला है। और बड़ा दुखद है अजित पवार का ऐसे समय पर महाराष्ट्र एक कस्ब पे खड़ा है। वो महाराष्ट्र के फाइनेंस मिनिस्टर हैं और महाराष्ट्र सबसे एक छलांग लगाने को तैयार है जो देश को ऊंचाई पे ले जाएगी। ऐसी छलांग महाराष्ट्र की फाइनेंशियल स्थिति में आज है। अजित पवार को शरद पवार के साथ रहने की वजह से टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट का उनको समर्थन हासिल था। फाइनेंस ऐसा डिपार्टमेंट होता है कि जिसको हर 100 रुपए की भी चीज सैंक्शन कर रहे उसके वो बिना होती नहीं। अजित पवार चौकड़ी लगा देते थे बड़ी बड़ी योजनाओं पे, तो वो उनका पावर था। तो वो जो राजनीतिक उनकी पकड़ थी, इस समय ऐसे समय देश भर में, इस समय विश्व भर से फाइनेंसिस महाराष्ट्र की ओर उमड़ आ रहे हैं। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मुंबई का तैयार हो गया है ना। 450 किलोमीटर की मेट्रो लाइंस, आप सोचिए, इस तरह के मैं 20 योजनाएं गिना सकता हूँ। वो योजनाएं आ गई हैं। मुंबई एक तरह का इंटरनेशनल, एक तरह का हब बनने की स्थिति कगार पे खड़ा है और इन्वेस्टमेंट चारों तरफ से आ रहा है। उस समय एक फाइनेंस मिनिस्टर का चला जाना, वो इस समय बजट पेश करने वाले थे कुछ ही दिन में। बजट आखिरी स्टेजेस पे होना चाहिए। आप जानते हैं बजट बनाने में कितना बड़ी एक्सरसाइज लगती है। मेरे ख्याल से आखिरी स्टेजेस पर इस समय बजट, हालांकि कुछ महीने बाद पेश किया, लेकिन आखिरी हाथ चल रहा होगा उस पर, वो बन रहा होगा। वो जो 3-5 होती है, कितने बड़ा एक बजट बनाने में लाखों लोग काम करते हैं, लाखों लोगों का समन्वय होकर बनता है। अजित पवार उस पर फाइनल अपने अजित पवार अप्रूवल डालते और वो एक एक्सपीरियंस फाइनेंस मिनिस्टर महाराष्ट्र के उस समय उस चले जाना, एक तरह का वो भी एक अभी संकट महसूस होगा बजट पेश करने के लिए। अजित पवार की जगह किसको खड़ा किया जाए? मेरे ख्याल से फडणवीस इस समय इस प्रश्न से स्वयं व्यक्तिगत, उनको तो बड़ा अच्छा उनका रिलेशन था, बहुत ही व्यक्तिगत उनका रिलेशन था अजित पवार से। वो उनको जो लॉस है, इसके अलावा उस मंत्रिमंडल में उनकी कमी को कैसे पूरा मैं करूंगा, ये प्रश्न उनके सामने खड़ा हो। राजनीति में उनकी कमी को कैसे महसूस करूंगा? बीजेपी नेतृत्व और फडणवीस के सामने भी, मोदी जी के सामने भी ये प्रश्न मेरे ख्याल से दिखाई सामने नजर आ रहा होगा, बोर्ड पर नजर आ रहा होगा। अलग तरह का एक माहौल महाराष्ट्र में खड़ा कर दिया। ये एक मामूली हादसा महाराष्ट्र के लिए नहीं है, ये हादसा पूरे राज्य के लिए एक तरह का हादसा है। और राज्य इससे कैसे उभरेगा, ये अभी हम सब थोड़े दिन में देख पाएंगे, मुझे लगता है। ये सवाल अभी भी बरकरार रहेगा कि इस हादसे से कैसे उभरा जाएगा, और राजनीति में भी ये सवाल अभी भी देवेंद्र फडणवीस, या हम कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व के लिए एक बड़ा सवाल बनकर उभरता जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आज की खबर पर जुड़ने के लिए अनुराग जी आपका, और तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। बता दें कि अजित पवार महाराष्ट्र की सियासत के वो दिग्गज नेता जिन्होंने 6 बार उप मुख्यमंत्री का पद संभाला, और उसके बाद जनता से जुड़े रहे, हर मुद्दों से जुड़े रहे और जमीनी स्तर पर वो काम किया। जैसे कि अभी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनुराग जी भी जुड़े थे, उन्होंने भी बताया कि फाइनेंशियल चीजें भी उन्होंने बेहतरीन तरीके से सुधारी। बजट सत्र को लेकर भी तैयारियां तेज हो चुकी थी, तमाम चीजें पेश होने वाली थी, लेकिन उस दौरान एक दिग्गज का चले जाना
फाइनेंस मिनिस्टर का चले जाना अपने आप में महाराष्ट्र की सियासत के लिए काफी दुखद है। और सबसे बड़ी चीज ये हो जाती है कि वो रिक्त स्थान भरना अब काफी मुश्किल हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, या कह सकते हैं केंद्र की सरकार के लिए भी, क्योंकि महाराष्ट्र से लेकर वहां तक अब सवालों के बौछार होंगे कि आखिरकार अब क्या करना है। लेकिन इस वक्त पूरे देश में शोक व्याप्त है, सब इस वक्त दुखी हैं कि आखिरकार ये हादसा क्यों हुआ। लेकिन हादसों की सच्चाई यही है कि अचानक से आते हैं और सबको झकझोर कर चले जाते हैं, और वही हुआ आज 8:45 पर। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फिर हाजिर होते हैं।